सूचीबद्ध तरीके से चल रहा हूँ, किसी को ये ना लगे कि जानबूझ के क्यूपिड अटकाया जा रहा है। होनासा कंज्यूमर सर, ये स्टॉक आज हमने जब ये लिस्ट तैयार करी थी ना बजिंग स्टॉक्स की, तो इसमें 8% तक का उछाल देखने को मिला था। वजह थी, कल आज सुबह हम डिस्कस कर भी रहे थे कि कल एक ना ब्लॉक डील हुई थी जिसमें इनके जो प्रमोटर हैं वरुण अलग जी, उन्होंने ब्लॉक डील के जरिए 50 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। 50 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया है। कुछ 0.57% हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी है और ये हिस्सेदारी बेची गई है फायरसाइड वेंचर्स की ओर से, और ये हिस्सेदारी प्रमोटर ने खरीद ली है। प्रमोटर का हिस्सा 31.88% से बढ़कर 32.45% पर हो गया। ओवरऑल आप देखेंगे प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की कंपनी में जो हिस्सेदारी है, जो पहले 33% या 34% के आसपास थी, या 35% मान लीजिए आप, उससे बढ़कर 35.54% पर पहुंचती हुई दिखी है। तो प्रमोटर कभी भी कोई भी कंपनी का हिस्सा अगर खरीदता है तो जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस आता ही है, और वैसा ही कॉन्फिडेंस हमने स्टॉक में देखा भी है। एक छोटा सा डिप मारा था स्टॉक ने, उसके बाद देखिए किस तरह से स्टॉक में लगातार खरीदारी होती रही है। 293 के आसपास सर होनासा कंज्यूमर आपको कैसा लग रहा है? सर, मुझे लगता है कि अभी भी मैं ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ, क्योंकि प्राइस को लेके ऑब्वियसली प्रोमोटर की तरफ से बाइंग आया है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा और वेट करना चाहिए। और थर्ड लार्जेस्ट स्किन केयर ब्रांड है इंडिया में, और रिसेंटली इनका मेन पर्सनल केयर पे भी एंट्री हुआ है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, जो वरुण जी है, उनका ही जो सीआईओ एंड होल टाइम डायरेक्टर है, उनके वाइफ आई थिंक गजल जी, उनका शार्क टैंक पे आना, एंड कहीं ना कहीं उसके बाद कपिल शर्मा शो में भी आना, रिसेंटली बिग बॉस में भी आए थे। एंड मार्केटिंग बहुत बढ़िया हो रहा है होनासा कंज्यूमर का, लेकिन उस तरीके का प्राइस मोमेंटम नहीं है। आज सेंटिमेंटल एक एक्शंस देखने को मिल रहा है, 292 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप बने रहिए, लेकिन मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील करूंगा 330 के ऊपर बाय करने में। 330 में इसमें ब्रेकआउट पॉसिबल होगा, उस केस में आपको इजीली 500 के आसपास प्राइस देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक ऊपर से अभी भी कैलकुलेट करके मैं देख रहा था, अभी भी ऑलमोस्ट मोर देन 40% डाउन है टॉप से। तो इसीलिए थोड़ा और यहाँ पे वॉल्यूम आना, और थोड़ा यहाँ पे प्राइस ऊपर आना, उसके बाद हमारा रडार पे ये आएगा, लेकिन अभी नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा कंपनी के फाउंडर्स के, मतलब दे आर द प्रोमिनेंट मार्केटर, मतलब बहुत बढ़िया मार्केटिंग किया है, और शार्क टैंक आने के बाद उसके बाद जो मार्केटिंग कंपनी ने किया है, सो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट भी होने वाला है कमिंग फ्यूचर में, बट नहीं नहीं एज सर, एनालिस्ट आई मुझे फॉलो द प्राइस। मुझे ये बताइए सर, ये जो गज़ल अलग जी हैं, ये शार्क टैंक पे गई, बिग बॉस में गई, यहाँ गई वहाँ गई, आप इनको फॉलो करते हैं सर या ये होनासा कंज्यूमर का इम्पैक्ट है? सर, एनालिस्ट हूँ तो सब जगह नजर रहता ही है, कहीं कौन सा कंपनी कहाँ पे क्या कर रहा नहीं है। तो गज़ल जी और कहाँ गई वो बाकी, आपको पता है, वरुण जी का नहीं पता? नहीं, वरुण जी ज्यादा मीडिया में आते नहीं है, ज्यादा मार्केटिंग का पार्ट देखते हैं गजल जी एक्चुअली। तो अच्छा इसीलिए आप अच्छा। देखेंगे रिसेंटली कपिल शर्मा शो में भी गजल जी हम्म आए थे। एंड अगर मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग बिग बॉस देखते नहीं है, मैं भी देखता नहीं हूँ, लेकिन एक दिन आया था गजल जी ने, वहां पे भी प्रमोट किया खुद के कंपनी को। तो क्या और होता है ना, आपने जब आप अलग अलग मीडिया। जी। जिस दिन वो आई उसी दिन आपने देख भी लिया बिग बॉस? उसी दिन देख लिया होता है। या आपको किसी ने बता दिया कि ये मार्केटिंग करती है नाजा कंज्यूमर की, आप इनको देख लीजिए हैं? नहीं नहीं, मैं तो बस देखता रहता हूँ सर, कभी कभी वो इंस्टाग्राम पे भी स्क्रॉल करता हूँ तो आता रहता है, तो नज़र ट्रैक पड़ गई हर जगह आपको? पे हर कुछ करता रहता हूँ जी। अच्छा हाँ अच्छा जी। अच्छा। ठीक है, मतलब जस्ट किडिंग सर, नथिंग पर्सनल। तो सर, थ्री कभी आप, थर्टी के ऊपर ही लेना है, अभी नहीं। ठीक है, परफेक्ट है सर, ओके। एक बार सर एटर्नल भी देखिए, आज इस स्टॉक में ना हमने गिरावट देखी है, 2-3% स्टॉक गिरा है और 5 महीने के लो पर पहुंच गया, 275-35 तक ये फिसला है। अब हुआ क्या है सर, ब्लिंकिट के जो सीएफओ है ना विपिन कपूरिया जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसी का इम्पैक्ट हमने इस स्टॉक पे बनता हुआ देखा है। अब इसमें दो चीज़ें हैं समझने लायक सर। एक तो ब्लिंकिट को ये जो सीएफओ साहब हैं इनके, उन्होंने 1 साल के आसपास का समय हुआ जब ज्वाइन किया था। अब वापस कहाँ जा रहे हैं? वापस जा रहे हैं फ्लिपकार्ट में, जहाँ से ये आए थे, और फ्लिपकार्ट के साथ इनका कोई छोटा मोटा नहीं, 7 साल के आसपास का सफ़र था सर, जो इन्होंने लंबा सफ़र तय किया, और वापस वहीं पे जा रहे हैं। और कब जा रहे हैं? जब फ्लिपकार्ट का आईपीओ प्लान है 2026 में, फ्लिपकार्ट अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है, और उस समय उनकी वापसी अपनी दोबारा उसी कंपनी में हो रही जहां से ये आए थे 7 साल का लंबा सफ़र तय करने के बाद। सर एडर्नल के जो शेयर होल्डर्स हैं ना, वो थोड़ा इसमें घबराहट में आ गए हैं, क्या करें आप? आप देखिए चार्ट में तो संदीप जी वीकनेस है, बट आई डोंट थिंक उनके जाने पे ज्यादा कुछ कंपनी खराब हो जाएगा एंड कंपनी नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं है।
और अभी भी प्राइस एक्शंस पे मुझे लगता है कि थोड़ा वीकनेस अभी भी कंटिन्यू रहेगा। सपोर्ट जो मैं देख पा रहा हूँ वो है ऑलमोस्ट टू 260। उससे पहले तो सपोर्ट नहीं देख पा रहा हूँ, तो यहाँ से भी 17-18 रुपीज तो नीचे इजीली आ सकता है। तो एक बार बने रहिए स्टॉक के साथ, विथ स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 255 में एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, लेकिन सपोर्ट है 260 में। आई बिलीव उससे पहले स्टॉक एक बेस फॉर्मेशन डेफिनेटली कर सकता है। ठीक है, ओके। सर ये जो कहते हैं ना वो गाड़ियों में भी ईयर एंडर सेल लगती है, कुछ वैसा ही सेल जैसा मामला मुझे लग रहा है, क्योंकि वारी एक ये ब्लिंकिट के सीएफओ ने इस्तीफा दे दिया, वारी एनर्जीज के जो सीईओ साहब हैं ना अमित पैथंकर जी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और ये 15 मई 2026 से लागू होगा। और जो नए सीईओ हैं ना जिग्नेश राठौड़ जी, उनका चयन भी कर लिया गया है कंपनी की ओर से। एक तो खबर ये होगी वारी एनर्जीज में। दूसरा, इनकी एक सब्सिडरी कंपनी जिसने गुजरात में 3.05 गीगावाट की एक जो सोलर इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना वो स्थापित की है। ये दूसरी खबर होगी। और तीसरी खबर ये है सर, कल ये आ रहा है एफएनओ में, एफएनओ सेगमेंट में कल जनवरी सीरीज़ की शुरुआत हो रही है और इस सीरीज़ के शुरू होने से इसका भी एफएनओ सेगमेंट में जो सफ़र है ना वो शुरू हो जाएगा। तो तीन खबरें हैं जिसके बीच में हम देख रहे हैं कि वारी एनर्जीज आज कुछ थोड़ा नेगेटिव हुआ था और लो लेवल से रिकवरी भी होने की कोशिश हो रही है। सर मुझे ना स्पेसिफिकली ये एफएनओ में एंटर होने का इम्पैक्ट क्या होता है किसी स्टॉक में, वो बताइएगा। डेफिनेटली एक्चुअली क्या होता है, जब आप एफएनओ में आपका एंट्री होता है कोई भी स्टॉक, इसमें बहुत ही बढ़िया लिक्विडिटी हो जाता है। कैश में क्या होता है ना, हम शॉर्ट नहीं करते, शॉर्ट नहीं कर पाते अब डिलीवरी में। लेकिन एफएनओ में आप कैरी फॉरवर्ड करके जा सकते हो। सो कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर्स के बिहाफ में अगर मैं बात करूँ तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाता है कि नहीं, स्टॉक का लिक्विडिटी अच्छा है, स्टॉक अगर किसी को पसंद है तो आप बाई ऑब्वियसली कैश में कर सकते हो, आप एफएनओ में लॉट खरीद सकते हो। उसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये ओवर वैल्यूएशन है, मैं शॉर्ट करके भी आऊंगा। तो एक जो ट्रेडिंग माइंडसेट है वो एक कहीं ना कहीं एक डाइवर्सिफिकेशन, एक डाइवर्सिटी ओपन हो जाता है ट्रेडर्स के लिए एज वेल एज इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो एफएनओ में आना अपने आप में क्रेडिबिलिटी शो करता है एक स्टॉक का। तो बहुत ही अच्छा बात है। सेकंड, जो सीएफओ या तो सीईओ जो आपने बताया जिन्होंने भी रिजाइन दिया है, मैं देखा नहीं, आई डोंट नो। बाकी चार्ट में अगर मैं टेक्निकली मैं बात करूंगा एक बार, 2854 के आसपास का एक सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तब जाके इसके लिए मुश्किल है, लेकिन ये सपोर्ट अगर ब्रेक नहीं होगा, अगेन आपको अगर 3000 के ऊपर सस्टेन होता है, अगेन आपको 3450 3500 का भाव ये आते हुए दिखाई देंगे। और आपको बहुत ही मतलब अच्छा है कि ये एफएनओ में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एफएनओ ट्रेडिंग भी करना होता है, वो लोग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा था आज तक। और न्यू आपको वो अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगे, लेकिन न्यू आ रहा है तो थोड़ा देख के, थोड़ा यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड मूव भी रह सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट का यहाँ पे रिजाइन देना और कहीं ना कहीं फिर से वही 1-2 दिन के अंदर अंदर एफएनओ में लिस्टेड होना, तो थोड़ा नजर रखना पड़ेगा। और सर मैं और भी एक न्यूज देख रहा था कल, आई थिंक मैं मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, और एक कंपनी का सीईओ पॉल्यूशन ज्यादा होने के कारण रिजाइन दिया, ऐसा रीजन मैं एकम्स देख रहा ड्रग्स, था। एकम्स ड्रग्स कहते हैं वो। हाँ, तो ये क्या है, दिल्ली का सर पॉल्यूशन इतना हाई है कि सीईओ भी रिजाइन दे रहा है इसके कारण। सर रीज़न पहली बार दिया गया है। दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। इनफैक्ट अभी आज ही मैं सुबह खबर पढ़ रहा था सर, दिसंबर महीना 7 साल में सबसे वर्स्ट रहा है सर दिल्ली में, एज फार एज AQI लेवल्स आर कंसर्न। तो ये पहली बार तो नहीं हो रहा, मतलब सालों से है ये। मतलब ये टाइम पे जब सर्दी बढ़ती, थोड़ा कोहरा बढ़ता है, हवा भारी हो जाती है, तो वो धुआं उड़ नहीं पाता सर, पोल्यूशन उड़ नहीं पाता, तो AQI लेवल्स डिटेरियोरेट हो जाते हैं। लेकिन ये इस्तीफा सर मैंने भी पहली बार देखा है सर, आज तक ऐसा हुआ नहीं किसी ने ऐसा रीज़न दिया हो। मैं भी सर देख के हैरान हो गया, मुझे बस नाम याद नहीं आ रहा था, तो मेरे ऑफिस में भी डिस्कशन हो रहा था। आई थिंक उन्होंने कुछ पर्सनल रीजन के कारण ही जो है रिजाइन दिया है, बाकी बोलने के लिए कुछ बोलना चाहिए तो बोल दिया पॉल्यूशन के लिए मैं रिजाइन दे रहा हूँ। तो एक इसीलिए रीज़न देना संदीप जी था। आपके लिए, हाँ हाँ। संदीप जी आपके लिए भी ऑफर है, क्योंकि मैं कोलकाता से हूँ और मैं जिस लोकेशन में हूँ यहाँ पे, मतलब मैं कोलकाता से भी थोड़ा दूर हूँ, तो पर्टिकुलर यहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं है, मेरा बहुत बढ़िया स्टूडियो है। कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि पहाड़ में चले जाना है, तो कभी कभी आप ऐसा सोच लीजिए, पहाड़ में तो हमारा गांव नहीं है, लेकिन हमारे गांव में कोई पॉल्यूशन नहीं है, आप विद नो पॉल्यूशन नो ट्रैफिक, ज्यादा कुछ है नहीं, शांति से आके यहाँ पे मनी नाइन का शो अप कर लीजिएगा। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, इतना आप मेरे बारे में सोच रहे हैं सर। मैंने आपको इनडायरेक्टली एक ऑफर दिया था जब आपने कहा था मफलर पहना हुआ था, मैंने कहा था अगर इतनी सर्दी लग रही है तो दिल्ली आके देखिए, दिल्ली की सर्दी एक बार एंजॉय कीजिए अगर आप वहाँ पे मफलर पहन रहे हैं। मैं पता क्यों कह रहा हूँ सर, क्योंकि समंदर है आसपास,
तो मुंबई में रहा हूँ 10 साल, तो वहाँ पे इतनी सर्दी नहीं पड़ती। तो अमूमन ऐसा होता है कि जो सी के आसपास एरिया जो होता है, समंदर के आसपास के एरिया, वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती नहीं है। कोलकाता में अगर आप इतनी ठंड कह रहे हैं या फिर आप महसूस ज़्यादा कर रहे हैं, मैं वो समझने की कोशिश कर रहा था। मेन प्रॉपर जो सिटी है ना, सिटी से थोड़ा दूर रहता हूँ मैं, तो मेन प्रॉपर सिटी में थोड़ा कम है। लेकिन मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे तो भयंकर ठंड है। मतलब आज तो सुबह सर क्या बताऊँ, मतलब मैं आने का मन नहीं कर रहा था ऑफिस, लेकिन फिर भी क्या करे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आना तो पड़ेगा ही। अच्छा, आपका मन नहीं कर रहा और मुझे वहाँ बुला रहे हैं कि वहाँ पे आऊँ, मैं आपके ऑफिस में आके शो करूँ। हाँ, आप आएंगे तो ऑब्वियसली मैं आ जाऊंगा ना, उस टाइम पे तो ऐसा मन ही अच्छा नहीं अच्छा अच्छा। करेगा कि मैं नहीं ठीक आऊंगा। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत उत्तम विचार है सर आपके, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज की बात कर लेते हैं। इसको लेकर भी 2-3 लोगों के सवाल आए हैं आज। और हुआ क्या है ना सर, बोनस इशू इन्होंने अनाउंस किया था, अब बोनस इशू खबर नहीं है, बोनस इशू तो ऑलरेडी आ चुका है इनका। शेयरधारकों ने इस बोनस इशू को मंजूरी दे दी है, जिस वजह से स्टॉक में आज हमने एक्शन देखा है। 1:10 रेशो में ये बोनस इशू आया है। अब इसको 1:10 को पढ़ने का तरीका भी सुन लीजिए। एक शेयर है हर 10 शेयरों के बदले में, एक शेयर पर 10 शेयर बोनस नहीं मिलेंगे, 10 शेयर अगर आपके पास होंगे एक शेयर बोनस मिलेगा। इसकी घोषणा पहले ही होगी थी। अब शेयरधारकों की ओर से भी इसकी मंजूरी आ चुकी है। ये पिछले साल अगस्त में ही लिस्ट हुई थी कंपनी, और वो लिस्टिंग के बाद देखें ना, लिस्टिंग इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस कंपनी ने बोनस इशू का अनाउंसमेंट किया है। अब सर इसकी जो रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें ना, 73-73% हिस्सा प्रमोटर के पास है, और बाकी 22% स्टेक आप देखेंगे ना तो रिटेल निवेशकों के पास है। कुछ 82,000 रिटेल निवेशक हैं सर इसके, जो कि इससे मूव से फ़ायदेमंद साबित होते हुए नजर आएंगे। और जैसे मैंने आपको कहा, जो सितंबर महीने के सितंबर तिमाही के नंबर्स आए थे ना सर, उस समय इन्होंने, नवंबर में नंबर्स आए थे, उस समय इन्होंने, बोर्ड ने ये मंजूरी दी थी। अब इसको शेयर होल्डर्स ने भी स्टैंप लगा दिए इसके ऊपर, जिस वजह से ये स्टॉक इतना ज़्यादा उत्साहित आपको दिख रहा है। 13% के आसपास का मूव है। अब इसको लेकर आए हैं 2 सवाल। रीना परमार जी का सवाल है, मैंने नोट कर लिया था। ये कह रही हैं कि मेरे पास 430 का लिया हुआ है, ऊपर के भाव पर है सर इनके पास, कह रहे हैं कि कहाँ तक जा सकता है आज। तो आज तो अच्छा मूव है इसमें। और दूसरा सवाल इस पे हिमांशी यादव जी का भी है। वो कह रही हैं कि ओरिएंट टेक्नोलॉजीज अभी लेना चाहिए क्या? 370 के आसपास उनका सवाल आया था सर। संदीप जी, मुझे लगता है कि देखिए अभी तो थोड़ा आज ज्यादा ऊपर आ चुका है, 14.25% अभी ऊपर है। 376, 377 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि अगर आपका व्यू थोड़ा लंबा है, अगर 5-6 महीना है, तो आप एक बार इसमें एक व्यू बना सकते हो। उस केस में आपको लेना चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 424 के आसपास है। तो करेंट जोन से अगर आप लेते हो तो आपको यहाँ पे 352 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 425 एंड अबव। तो 425 तक मैं तो जाता हुआ देख पा रहा हूँ, लेकिन आज ज़्यादा पोटेंशियल नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि बंद होते होते एक बार अपर सर्किट भी लग जाए, जिस तरीके का तेजी यहाँ पे चल रहा है। लेकिन बने रहिए इसके साथ। मुझे लगता है कि 425, 430 के आसपास ये इजीली पहुंच सकता है। उससे पहले तो आपको बिल्कुल भी बेचना नहीं है ना। अपर सर्किट आज के हिसाब से 397 पे है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो अपर सर्किट भी लग सकता है, और थोड़ा लंबा नज़रिया आप रखें तो यहाँ पे तेज़ी और भी ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती है। 425 रुपये तक के जो मूव्स हैं वो भी स्टॉक में आपको आते हुए नज़र आ सकते हैं। तो 425 रुपये का टारगेट हो गया आपका, और 376 रुपये के आसपास अभी है। कोई स्टॉप लॉस देना चाहेंगे सर? स्टॉप लॉस सर यहाँ पे मेंटेन करना है ऑलमोस्ट 352 के अराउंड। ठीक है, 352 रुपये का स्टॉप लॉस है। ये भी अगर आप अपडेट कर लें तो 352 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, देखिए सर हमारी टीम कितनी शार्पली काम कर रही है सर। देखिए 352 का स्टॉप लॉस भी अपडेट हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है क्यूपिड। और क्यूपिड को लेकर आज बड़े सवाल आए हैं। मतलब पुनीत जी ने तो लड़ी लगा दी सवालों की। एक और भी हमारे दर्शक हैं जिन्होंने इसको लेकर सवाल पूछा है। आज हुआ क्या है ना सर, जब मैंने लास्ट देखा था ना, तो इस स्टॉक ने अपना रिकॉर्ड हाई टच किया था 507 रुपये का। मैं इसका करंट प्राइस भी एक बार देख लेता हूँ, कभी बाद में और तो नहीं ऊपर आ गया ये। तो ये सर इसका ना 507.95 पे तो चल ही रहा है। 507.95 ही सर डे हाई भी है, और इसी लेवल पे ये खड़ा भी है। 4.5% के आसपास का अप मूव है सर। इस साल में देखेंगे ना, इसका मैं YTD चार्ट आपको दिखाता हूँ। 565% का रिटर्न है सर इसका। 76 रुपये वाला स्टॉक देखिए 508 रुपये का हो गया।
अब सवाल आ रहे हैं इसको लेकर कि क्या इसको खरीदना चाहिए। अब इसमें हुआ क्या है, आज इतनी तेज़ी क्यों बन रही है इतने अच्छे अपमूव के बाद भी। इस कंपनी का जो बोर्ड है ना, उन्होंने सऊदी अरेबिया में एक नया प्लांट लगाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया यानी कि KSA में एक FMCG मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने को सैद्धांतिक मंजूरी आई है। और आपको बता दें कि ये कंपनी की जो विस्तार रणनीति है, जो एक एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी है, उसी का हिस्सा है, जिसके तहत ये नया प्लांट कंपनी की ओर से लगाया जा रहा है। तो ज़बरदस्त मोमेंटम इस पूरे साल में रहा है। इसका ना आप YTD चार्ट दिखाइए, और अभी भी मोमेंटम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए सर, 567% का इसमें ऑलरेडी आप देखिए इसी साल जंप आया है। मैं केवल इसी साल की बात कर रहा हूँ, मैं और पीछे नहीं जा रहा हूँ। आई थिंक ये स्टॉक एक समय 10 रुपये के भी नीचे ट्रेड करता था। तो सर क्यूपिड में जो बुल रन आया है इतना स्ट्रांग, और जो अभी खबर आई है उसके बाद क्या अभी फ्रेश ले सकते हैं क्या, पुनीत जी पूछ रहे हैं। जी, हिम्मत नहीं हो रहा है एंड फील लाइक कि सर वो आप ही बोल रहे थे ना कि बुलाती हैं मगर जाने का नहीं। सो अभी सिचुएशन सर ऐसा ही हो गया है, क्योंकि इतना तेजी, भयंकर तेजी आने के बाद यहाँ पे फ्रेश बाई करना मुझे लगता है कि दैट इज नॉट वर्थ इट, एंड बहुत हाई सुपर वैल्यूएशंस है। सो कभी भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है, और ऐसा दुनिया में कोई भी एसेट क्लास नहीं है जो एसेट क्लास ऊपर जाने के बाद नीचे नहीं आया। मैं ज्यादा नीचे आएगा ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ, आई नीड ए करेक्शन। एटलीस्ट करेंट जोन से सर 20, 25, 30% भी करेक्शन हो जाएगा ना, तो शॉर्ट टर्म में ये जो उछाल है ना, ये थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल भी रिसेंट चेंजेस हुआ है, एंड कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल भी अच्छा हुआ है, रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है। सो वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन इतना एब नॉर्मल मूवमेंट ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन से बाहर है। सो मुझे लगता है कि एक बार करेक्शंस के लिए वेट करना चाहिए। करेंट जोन से अगर फ्रेश एक 25 to 30% का करेक्शंस मिलता है, देन हमें न्यू एंट्री करने के बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल मेरे हिसाब से तो एक बार प्रॉफिट बुक करने का ही सलाह रहेगा इससे। ठीक है तो प्रॉफिट बुक करें। नए खरीदारी करने के बारे में फिलहाल ना कोशिश करें, क्योंकि बहुत अच्छा रन अप ऑलरेडी इसमें आ चुका है। करेक्शन का वेट कर लें, कोई डिप मिलता है, कोई गिरावट होती है तो आप यहाँ पे ज़रूर सोच सकते हैं। फिलहाल इतने बड़े रन अप के बाद इसमें खरीदारी करने की राय नहीं होगी। टाइमेक्स ग्रुप में क्या करें सर। टाइमेक्स ग्रुप इंडिया, कल OFS की खबर आई थी, उसके बाद स्टॉक बड़ा फॉल दिखाया था, और कल की गिरावट के बाद आज स्टॉक में अच्छी रिकवरी दिख रही है। 7.5% के आसपास का अपमूव है। उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। हुआ क्या है कि जो OFS खुला था ना कल, उसमें आधा बेस ऑफर था और आधा उसमें ग्रीन शू ऑप्शन था। आई थिंक 4.9% स्टेक था या 4.6% स्टेक था, जिसका ग्रीन शू ऑप्शन था, और इतना ही ये बेस ऑफर के जरिए बेचना चाहते थे। कल इनका OFS का संस्थागत निवेशकों का हिस्सा खुला था, जिसको ओवर सब्सक्रिप्शन मिला है। ओवर सब्सक्राइब होने की वजह से ही इन्होंने ये जो फैसला है, यानी कि बोर्ड ने जो फैसला है वो लिया है, इस कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है उसने। अब OFS में जो संस्थागत निवेशकों का हिस्सा है ना सर, मैंने कल BSE की वेबसाइट पे जाके चेक किया, 937.36% सब्सक्राइब हुआ है। ऑलमोस्ट 10 गुना के आसपास का सब्सक्रिप्शन हुआ है, और यहीं से कॉन्फिडेंस बना है इनकी पेरेंट कंपनी का कि और भी स्टेक बेचा जा सकता है। तो जितना ये इंटेंड कर रहे थे पूरा माल खप जाएगा, तो क्यों ना फिर अच्छा रिस्पांस मिला है तो इसमें बेच देना चाहिए। होना भी क्यों ना चाहिए सर। 22% के डिस्काउंट पर ये OFS का प्राइस सेट किया था इन्होंने, फ्लोर प्राइस सेट किया था, जिस वजह से इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। अब बड़ा सवाल ये है सर कि 347 वाला शेयर ना, ये 275 रुपये का फ्लोर प्राइस है सर। रिटेल निवेशक भी ले लें OFS में 275 रुपये पर। संदीप जी, मुझे लगता है कि नहीं लेना चाहिए, एंड कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा मेरा कवरेज हमारा नहीं रहता, तो मैं इसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल स्टॉक की बात ही करेंगे, तो स्टॉक मैं अभी भी ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ स्टॉक को लेके, क्योंकि इसमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, एंड BSE B कैटेगरी में लिस्टिंग है, तो मैं ज़्यादा देख भी नहीं पा रहा हूँ डेटा इसमें। सो कहीं ना कहीं मेरे तरफ से तो अभी ना ही होगा जी। ठीक है, तो इसमें फिलहाल आप दूर रहें। हालांकि संस्थागत निवेशकों की ओर से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, जिस वजह से ओवर सब्सक्रिप्शन यानी कि जो ग्रीन शू ऑप्शन है वो भी प्रमोटर ने ऑप्ट किया है। लेकिन इस शेयर से फिलहाल आप दूर रहें, यही राय फिलहाल आपके लिए निकल के सामने आ रही है। सर एक स्टॉक और है जो कि मैंने अभी अभी देखा है सर, उस पर आपकी राय लेना चाहूँगा, और वो है इंडो काउंट का। अभी अभी मतलब अपमूव देखा, मैं सुबह से ही देखता आ रहा हूँ सर इसको। मैंने ना 1% जब था ना सुबह, तब बात करी थी लोकेश जी से, उन्होंने कहा था कि मोमेंटम नहीं बन सकता, लेकिन स्टॉक पहुंच गया सर 300 रुपये के भाव पर। 15% का अपमूव आ गया सर इस स्टॉक में। हुआ क्या है, एक अवेंडस कैपिटल की ना एक रिपोर्ट आई है सर, उन्होंने टेक्सटाइल स्टॉक्स जो है ना, होम टेक्सटाइल वाली जो कंपनी है, उसके ऊपर एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडो काउंट में
₹348 तक के लेवल्स आ सकते हैं जो टारगेट दिया है उन्होंने। अभी 300 पर स्टॉक पहुंचा है और उन्होंने बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू करी है, यानी कि जिस भाव पर उन्होंने बाय कॉल दिया था ₹260 पर, वहां से करीब करीब 34% का अपसाइड है, ऐसा एवेंडस की रिपोर्ट बता रही है। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट वेल्सपन लिविंग, इस पे उन्होंने कहा है कि हमने रिड्यूस रेटिंग के साथ कवरेज शुरू कर रहे हैं और ₹135 का टारगेट दिया है। तो इंडो काउंट तो अच्छा है ही है, साथ में ये भी बता दिया कि वेल्सपन लिविंग में जितना हो सके धीरे धीरे करके आप रिड्यूस करिए। तो फिर तो इंडो काउंट की चांदी होना पक्का ही था। और स्टॉक देखिए सर, ज़बरदस्त मूव दिखा रहा है 15% का। इसमें क्या करें सर, 348 आता हुआ दिख रहा है चार्ट पर। सर बने रहिए, मुझे लगता है कि इजीली आपको 325 तक तो रैली मिलेगा, क्योंकि 327 330 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। वो ब्रेक करने के बाद 348 350 ऑन द वे होगा, लेकिन अगर किसी के पास है, बिल्कुल आप तो बने रहिए। मुझे लगता है कि 325 326 तक तो इजीली आपको मिलेंगे प्राइस, एंड वहां पर भी आपको प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। चलिए और ठीक वेल्सपन है। लिविंग सर अभी मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक जो है जितना ऊपर आना था ये कंप्लीट हो चुका है। फिर से एक बार आपको 119 120 के आसपास एक बार कंप्लीट करने के लिए, जो करेक्शन है वो कंप्लीट करने के लिए नीचे आ सकता है।